Hello student, today I am telling about mechanism of action of chloroquine, in which chloroquine proposed various types of mechanism of action, but first I am discussing about anti-malarial activity of chloroquine. You know very well chloroquine is very popular against COVID-19. So I am first discussing the mechanism of action of chloroquine against the malaria parasite, you can say Plasmodia, and then after I am discussing about how chloroquine is repurposing in COVID-19. So what is repurposing? So any drug which having a magic shotgun properties. So what is magic shotgun property? A drug not act by a magic bullet mechanism. Magic bullet mechanism means वो ड्रग जो कोई एक ही सेलेक्टिव पाथवे को फॉलो करता है तो वो उसको मैजिक बुलेट बोलते हैं। हम आपको क्लास में बता चुके हैं। अभी क्या है कि ये नॉन सेलेक्टिवली बहुत सारे रिसेप्टर से इंटरेक्ट होता है ये क्लोरोक्विन, तो इस तरह के ड्रग को हम लोग बोलते हैं मैजिक शॉटगन। और मैजिक शॉटगन जो ड्रग्स होते हैं वो उसको हम लोग रीपर्पजिंग करते हैं। रीपर्पजिंग का दूसरा नाम है रीशेड्यूलिंग करना, रीशेड्यूल करना, जो पहले से जो ड्रग है उसी को रिपर्पज कर देना। अब रिपर्पजिंग का मेन जो ऑप्शन है वो पूरे वर्ल्ड में इसलिए आया है कि कोई ड्रग है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको डिस्कवरी करेंगे, फिर केमिकल स्ट्रक्चर उसका जानेंगे, तो इस तरह से वो 17-18 साल लग जाता है। अभी क्या डिस्कवर करना है? क्लोरोक्विन का एवरीथिंग तुमको पता है। क्लोरोक्विन का एवरीथिंग मतलब पता है कि मतलब तुमका एरिया अंडर द कर्व क्या है, सी मार्क्स पता है, टी मार्क्स पता है, तुम्हारा एब्जॉर्प्शन पता है, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल पता है, फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल पता है, एवरीथिंग इज ओके। अभी क्या करना है? सब चीज उसका पता है, बस उसको जब हम नए ड्रग में लाएंगे बस क्लिनिकल ट्रायल्स में उसको ले लेना है। क्लिनिकल ट्रायल्स के सारे जो फेजेस हैं वो लैप्स हो गया तो वो ड्रग डिस्कवरी के लिए क्या है बहुत पॉपुलैरिटी में आएगा, बहुत जल्दी ड्रग आ जाएगा, उस पर कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और जो ड्रग का जो ज्यादा डिस्कवरी का टाइम लग रहा है वो भी नहीं लगेगा। इसलिए इस तरह के ड्रग्स को जो पहले से चल रहा हो, क्लिनिकली एक्सेप्टेबल हो, किसी ड्रग में किसी डिजीज में यूज हो रहा हो, तो उसको जब यूज करते हैं तो रिपर्पजिंग करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देकर के रिपर्पजिंग के बारे में हम तुमको बता रहे हैं कि जैसे मान लो जो एस्प्रिन ड्रग है, तो एस्प्रिन को हम लोग फर्स्ट टाइम जब लाए थे तो मान लो एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीपायरेटिक भी यूज हुआ। अभी तुम देखते हो कि एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी में थ्रोम्बोक्सिन A2 को भी वो रोक देता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को भी रोक देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ड्रग्स हैं। अब उस पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करेंगे, तब उसको फिर बताएंगे कोविड-19 के अगेंस्ट कैसे काम करता है, तब उस मैकेनिज्म में हम रीपर्पजिंग, रीशेड्यूलिंग कैसे करते हैं, री इंडिकेशन कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग बात करेंगे। तो एक इस सेक्शन में सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटी मलेरियल एक्टिविटी कैसे शो करता है। तो एंटी मलेरियल एक्टिविटी शो करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं जो मलेरिया होता है, ये मलेरिया काज करता है कौन? प्लाज्मोडिया। कौन काम करता है? प्लाज्मोडिया। और प्लाज्मोडिया के कई सारे स्पेसीज है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बहुत सारी स्पेसीज हैं। वाइवेक्स भी है, मलेरिया भी है, फाल्सीफेरम भी है। और ये अब मलेरिया का जो सबसे बड़ी बात है प्लाज्मोडिया अपना लाइफ साइकिल जो है ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल ये आरबीसी सेल में पूरा करता है। किसमें पूरा करता है? आरबीसी में। फिर देख लेते हैं मलेरिया किससे काज होता है? तो प्लाज्मोडिया से। प्लाज्मोडिया कितने स्पीसीज होते हैं? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडिया अपना लाइफ साइकिल, अब इस पे हम बात नहीं करेंगे, इरिथ्रोसाइटिक, प्री इरिथ्रोसाइटिक, साइजोगोनी, ये सब पढ़ चुके होंगे आप, या हम आपको बता भी चुके हैं, आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड किया हूं। ठीक है, अब प्लाज्मोडिया जब अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है तो इसका लाइफ साइकिल एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ये पूरा करता है किसमें? आरबीसी में। और आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन, आरबीसी ये प्लेट तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसके पेरिफेरल सरफेस पे हीमोग्लोबिन होता है। अब इस हीमोग्लोबिन में से जो प्लाज्मोडिया होता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन में से जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है ये पैरासाइट ये ले लेता है। फिर देखते हैं प्लाज्मोडिया अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा करता है आरबीसी में। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन को लेने के लिए
जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो आरबीसी को हाईजेक करता है। आरबीसी को जब हाईजेक करेगा तो उसके हीमोग्लोबिन को खाएगा। जब हीमोग्लोबिन को खाएगा तो ग्लोबिन वाला भी पार्ट खाएगा और हीमो वाला भी। तब देखिए जब हीमोग्लोबिन डिग्रेड होगा तो ग्लोबिन वाला पार्ट तो उसके लिए फायदे की बात है, लेकिन इसी से बनेगा हीम। क्या बनेगा? हीम। ये हीम जो है ये प्लाज्मोडिया के लिए टॉक्सिक होता है। प्लाज्मोडिया के लिए क्या होता है? टॉक्सिक होता है। इसी हीम को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं फेरी प्रोटोपोरफायरिन। क्या बोलते हैं? फेरी प्रोटोपोरफायरिन। हम जैसे क्लास में बताते बेटा वैसे बोलता हूँ। फेरी आयरन की बात हो रही है, फेरी प्रोटोपोरफायरिन, फेरी प्रोटोपोरफायरिन। और भी इजी कर देता हूँ, जैसे क्लास में बताता हूँ आपको, हर एक टफ नाम का आपको मैं बार बार बताता हूँ कोई सिनोनिम्स। इसको हम लोग फैक्टर 9 भी बोलते हैं। अब इसको और भी देख लेते हैं। हालांकि हीमोग्लोबिन का बायोसिंथेसिस में अभी आपके जो जूनियर हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। हीमोग्लोबिन का बायोसिंथेसिस एमबीबीएस बीडीएस में है, बी फार्म में भी अब आ गया है, पहले नहीं था। हीमोग्लोबिन जो है ये अमीनो लेवुलिनिक एसिड, ये मतलब पायरुविक एसिड से, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से और इससे मिल करके एसिटाइल कोएंजाइम के साथ ये अमीनो लेवुलिनिक अल्लाह बनाता है, अमीनो लेवुलिनिक एसिड। और अमीनो, अभी इससे हम बात नहीं कर रहे हीमोग्लोबिन कैसे बनता है इसके बारे में बता रहे हैं, तब यहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा कैसे बनता है अमीनो लेवुलिनिक एसिड। और इससे प्रीफिब्रिनोजेन एक होता है, प्रीफिब्रिनोजेन। ये प्रीफिब्रिनोजेन फिर बनेगा, कई स्टेप्स के बाद बनेगा, तब ये फेरी प्रोटोपोरफायरिन बन जाता है। क्या बन जाता है? फेरी प्रोटोपोरफायरिन। इसको एफपी से दिखा लेते हैं या इसको फैक्टर 9 बोल देते हैं, फेरी प्रोटोपोरफायरिन। अगर इसको ऐसे हम देखें तो जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में अगर हम ऐसे देखें, ये पायरोल का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, पायरोल का स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे बना रहे हैं, पायरोल का स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं, तो इसमें एक CH2 यहाँ जोड़ देते हैं, एक CH2 यहाँ जोड़ देंगे और एक CH2 यहाँ जोड़ देंगे और एक CH2 यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, देख रहे हैं ये सब CH2 है, बीच में आयरन रहता है। ये है आपका फेरी प्रोटोपोरफायरिन। क्या है? फेरी प्रोटोपोरफायरिन। तो आरबीसी सेल को हाईजेक करता है पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और उसके हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट को ले लेता है। और जब हीमोग्लोबिन डिग्रेड होता है तो ग्लोबिन पार्ट को भी ले लेता है, और उसी के साथ जब हीमोग्लोबिन डिग्रेड होगा तो हीम भी होगा। ये हीम प्लाज्मोडिया के लिए टॉक्सिक होता है, प्लाज्मोडिया के लिए टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक होता है मतलब जैसे पेड़ पे कोई चढ़ गया, अब उतरेगा कैसे? तो ये वाली बात जो आती है, जो कहावत है, ये खा तो लेता है हीमोग्लोबिन को खा करके ग्लोबिन को भी ले लेता है और सारे प्रोटीन्स को भी ले लेता है, लेकिन ये हीम को पचा नहीं पाता है। हीम इसके लिए टॉक्सिक है, और इसी हीम का दूसरा नाम है फेरी प्रोटोपोरफायरिन। फेरी प्रोटोपोरफायरिन मतलब हमारे बॉडी में गॉड्स के द्वारा गॉड गिफ्टेड ऑलरेडी एक फार्माकोपिया चलता है, गॉड्स फार्माकोपिया। वो गॉड फार्माकोपिया हीम है, वो टॉक्सिक है, फेरी प्रोटोपोरफायरिन। जैसे उसको वो हाईजेक करके खाएगा हीमोग्लोबिन को, तो जो उसका डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनेगा हीम, वो मलेरिया पैरासाइट के लिए टॉक्सिक होगा और मलेरिया पैरासाइट मर जाएगा। अब ये बात हो गई ह्यूमन के लिए गॉड से दिया हुआ गिफ्ट। अब वो दूसरे के लिए वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा बायस्ड होंगे गॉड, अगर गॉड है तो वो क्या करते हैं, इसके पास भी एक एंजाइम दिए हुए हैं पॉलीमरेज है। जस्ट हम इसको आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, गॉड वाली जो बात बोल रहे हैं आप समझ जाएं। कई बार आपको बताते हैं, आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। पॉलीमरेज एंजाइम से क्या करता है, हमारे बॉडी में हीम बनेगा तो वो मर जाएगा। अब ये क्या करता है, पॉलीमरेज एंजाइम से इसको नॉन टॉक्सिक हीमोज्वाइन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? हीमोज्वाइन में। जब हीमोज्वाइन में कन्वर्ट कर देगा तो ये इसके लिए टॉक्सिक फॉर्म है। अब ये अगर इसको पॉलीमरेज को यूज करेगा, एंजाइम इसके पास होता है, तो पॉलीमरेज एंजाइम से क्या बना देगा, ये हीमोज्वाइन। तो ये टॉक्सिक फॉर्म से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है? नॉन टॉक्सिक। ये इसका बेसिक मतलब पाथवे है। हम जब क्लोरोक्विन इसको देते हैं, जब क्लोरोक्विन देते हैं तो वो पॉलीमरेज एंजाइम को रोक देता है। क्या करता है? पॉलीमरेज एंजाइम को रोक देता है। जैसे पॉलीमरेज एंजाइम रुक जाएगा, जैसे पॉलीमरेज एंजाइम रुकेगा तो जो टॉक्सिक फॉर्म से नॉन टॉक्सिक में कन्वर्जन हो रहा है वो नहीं होगा, ये हर दफे टॉक्सिक के फॉर्म में रहेगा और मलेरिया पैरासाइट का मतलब प्लाज्मोडिया का डेथ हो जाएगा। अब आता है इसका दूसरा, ये पहला मैकेनिज्म था, अब इसका एक दूसरा प्रपोज्ड मैकेनिज्म आता है। दूसरा प्रपोज्ड मैकेनिज्म है जो एंटी मलेरियल वाला भी करता है। एंटी मलेरियल की मैं बात भी कोविड की बात नहीं कर रहा हूं। जो दूसरा प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, दूसरा प्रपोज्ड मैकेनिज्म इसका ये है कि ये डीएनए से इंटरकैलेशन करता है, डीएनए से इंटरकैलेशन करता है, इंटरकैलेशन, डीएनए से इंटरकैलेशन करता है। अब डीएनए से इंटरकैलेशन करने के लिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें क्लोरोक्विन का, अगर हम क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्लोरोक्विन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे NH होगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे CH2 3 टाइम लिख लीजिए, और फिर यहाँ पे N और यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C2H5। ठीक है,
अब आप याद रखिएगा, अभी मैं जब आपको बताऊंगा, अगर यहाँ पे चेंज हम करेंगे, यही C2H5 के जगह पे हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो जाएगा, जो कोविड-19 के अगेंस्ट काम करेगा। तभी हम बात कर रहे हैं कि मलेरिया का एंटी मलेरियल एक्टिविटी पहला, अब ये दूसरा हम बात करें कि एंटी मलेरियल एक्टिविटी में या क्लोरोक्विन का जो दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसे फॉलो होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये C2H5 है, ये भी C2H5 है, और ये फास्फेट के भी फॉर्म में लॉन्च किया, क्लोरोक्विन फास्फेट के फॉर्म में आता है, तो ये हर दफे प्लस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे प्लस आई इफेक्ट ये भी देखता है, प्लस आई इफेक्ट ये भी है, और नाइट्रोजन में भी थोड़ी सी बेसिसिटी होती है, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव फॉर्म में ये रहता है। और जैसे ही इसको हम मलेरिया पैरासाइट में अगर हम इसको देते हैं या किसी भी प्लाज्मोडिया के लिए हम इसको देते हैं, तो हम देखते हैं कि हर दफे कोई भी, जब हम आपको कई बार बताए हैं क्लास में कि ये बेस होता है, कोई भी बेस होगा, और बेस ये शुगर के साथ जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, शुगर के साथ, और शुगर के साथ यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे HH रहेगा, OH रहेगा, और फिर यहाँ पे बताता हूँ CH2, फिर O बनाता हूँ, फिर P बनाता हूँ, O बनाता हूँ, क्लास में कई बार ऐसे बता चुका हूँ कि डाइफास्फेट ट्राइफास्फेट में। लेकिन ये जब इसके फॉर्म में आता है, जब शुगर मोइटी से जुड़ता है तो ये भी फास्फेट के फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो बार बार होता है, ये यहाँ पे फास्फेट जुटा है, फिर यहाँ पर भी फास्फेट बेस के साथ जुटा है, यहाँ पे बेस, फिर तो अब हम जैसे इस ड्रग को देंगे, जैसे हम क्लोरोक्विन को देंगे, तो ये DNA का जो फास्फेट है ये निगेटिव फॉर्म में रहता है, और ये किस फॉर्म में रहता है, प्लस फॉर्म में रहता है, ये इससे इंटरकैलेट हो जाएगा। क्या कर लेगा, इंटरकैलेट हो जाएगा। इंटरकैलेट जब ये होगा तो फास्फेट डिपेंडेंट, ये जो फास्फेट डिपेंडेंट इंटरकैलेशन हो रहा है क्लोरोक्विन का, तो फिर पैरासाइट से जो मतलब जो इसके जेनेटिक जो चेंजिंग करके RNA, फिर जो प्रोटीन्स ये बनाता है और फिर उससे एंजाइम बनाता है, वो उसको वो रोक देगा, मतलब वो उसके पाथवे को फॉलो नहीं करेगा। तो एक मैकेनिज्म एक नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। अब देख लेते हैं कि ये कोविड-19 के अगेंस्ट कैसे काम करता है, किसके, कोविड-19 के। तो कोविड-19 के अगेंस्ट इसको हम लोग रीपर्पोजिंग बोल देते हैं, रिपर्पज कर रहे हैं, रीपर्पोजिंग बोल देते हैं, या इसको रीशेड्यूलिंग बोल देते हैं, रीशेड्यूल, जो पहले से ड्रग चल रहा है उसी को। अब इसके लिए देखिए ज़्यादा तो हम नहीं, आपके कोर्स में तो अभी नहीं है कोविड-19, लेकिन ये कोविड-19 के अगेंस्ट ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले कोविड-19 के बारे में बात कर लें। तो कोविड-19 की अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमको सार्स के बारे में बात करना पड़ेगा। किसके बारे में बात करना पड़ेगा, सार्स के बारे में, जो 2002 में आया था। फिर दूसरे पे हम देखेंगे तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो 2012 में आया था, इसकी बात करेंगे। और फिर जो थर्ड की बात करेंगे, तो थर्ड की हम बात करेंगे तो ये होगा आपका कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज है, कोरोना CO मतलब कोरोना वायरस डिजीज 19, ये nCoV जिसको बोलते हैं, नोवेल कोरोना वायरस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस। हालांकि मैं आपको क्लास में कई बार ऐसा बता चुका हूं, जैसे इसके पहले कई बार आपको बताया हूं, आप अपने नोट्स में देखिएगा, पिकोरोना वायरस, पिकोरोना। मैं आपको बताया था कि पिको मतलब 10⁻⁻12, और RNA मतलब जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA, इसके बारे में बताया था कि पिकोरोना वायरस एक होता है। फिर इसके बाद से, इसके पहले मैं आपको अर्बो वायरस के भी बारे में बताया था, अर्बो वायरस में देखिए आर्थ्रोपोड बर्न वायरस के भी बारे में मैं बताया था। अब ये नया टाइप का वायरस है, ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना वायरस है। इस सबसे पहले 2002 में सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था। फिर इसके बाद से ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था, है 2012 में। इसका जो मेन कारण था कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस था, ये कोरोना वायरस 2 है, मेन ही कोरोना वायरस ही था, कोरोना वायरस था। अभी जो ये हो रहा है, ये जो कोविड-19 जो हुआ है, ये हुआ है सार्स CO कोरोना वायरस 2 से हुआ है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। मतलब इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, इसका पूरा नाम जो कोविड-19 का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है SARS-CoV-2, मतलब सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, अब इसके बारे में जब हम बात कर लिए तब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात कर लेते हैं सीधे कि कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो अभी सीधे वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आप जान रहे हैं कि N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। क्या होता है, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब इसी में एक आइसोमर जुड़ जाता है, एपीमरेज 2 एपीमरेज या एपीमरेज 2 आप इसको बोल सकते हैं। तो ये N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एपीमरेज है। इसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे एक होता है क्यूनोन रिडक्टेज। क्या नाम है, क्यूनोन रिडक्टेज 2। इसके प्रेजेंस में क्यूनोन
रिडक्टेज के प्रेजेंस में, ये क्विनोन रिडक्टेज के प्रेजेंस में सियालिक एसिड बनाता है। सैलिक एसिड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिक एसिड। इसका दूसरा नाम है एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या नाम है? एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, सैलिक एसिड। अब ये जो सैलिक एसिड है ये क्या है? ये सैलिक एसिड एक शुगर है। ये शुगर क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। अब यही मोनोसेकेराइड जो शुगर होता है, ये जो मोनोसेकेराइड शुगर होता है, इस मोनोसेकेराइड शुगर को ये पाया जाता है आपके मेम्ब्रेन में। किस में पाया जाता है? आपके मेम्ब्रेन में। अब ये मेम्ब्रेन, ये जो आपके मेम्ब्रेन में पाया जाता है, फिर हम देख लेते हैं, हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस जो है ये सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 से हुआ है, इसका कॉजेटिव एजेंट है। अगर इसकी हम बात करें कि कोरोना वायरस कैसे काम करता है, तो ये एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन एपिमेरेज 2 या 2 एपिमेरेज से काम करता है। मतलब ये इसका एक स्टार्टिंग मटेरियल है। मतलब ये किस तरीके से इससे बाइंड करेगा, मैं बता रहा हूं कि ये सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का जो कोरोना वायरस है ये हमारी बॉडी से कैसे स्टिक करता है, कैसे अटैच करता है, अटैच करेगा, फिर कैसे अनकोटिंग करेगा, फिर इंटीग्रेशन करेगा, फिर अपने को बढ़ाएगा और बढ़ा करके फिर रिलीज करके फिर दूसरे आदमी में ये पहुंचाएगा। तो इस सबसे पहले देख ले कि वो रिसेप्टर कैसे बनता है। तो ये एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन एपिमेरेज होता है, ये क्विनोन रिडक्टेज के प्रेजेंस में ये सैलिक एसिड बनाता है। सैलिक एसिड क्या है? एक मोनोसेकेराइड शुगर है। क्या है? एक मोनोसेकेराइड शुगर है जो हमारे मेम्ब्रेन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हमारे मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अब यही मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं TMPRSS। इसका आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीएज सेरीन। हालांकि कई बुक में लिखा है ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीएज। क्या लिखा है? ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीएज। पूरा इसका नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन, क्या नाम है बेटा? ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीएज 2, ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीएज 2। ये बनता है आपके इसके ग्लाइकोसाइलेशन से। किससे बनता है? ग्लाइकोसाइलेशन से। फिर बात कर लेते हैं, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन क्विनोन रिडक्टेज से बनेगा और क्विनोन रिडक्टेज के प्रेजेंस में ये सैलिक एसिड बनेगा। और सैलिक एसिड एक शुगर है, मोनोसेकेराइड है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन में पाया जाता है। अब ये कब बनता है? ये ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीएज कब बनता है? तो ग्लाइकोसाइलेशन से बनता है। जब ये बनता है तब ये बन जाता है। इससे आगे ये एक स्पाइक बनाता है। इसी स्पाइक को हम लोग बोलते हैं ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो आप जो पढ़े हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2। यही इसका मेन जो है पॉइंट है, जिससे जा करके ये सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड जो है, ये कोव जो है इससे जुड़ता है। अब जब क्लोरोक्विन देते हैं तो ऐसा भी प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है। क्लोरोक्विन जब हम इसको देंगे, तो क्लोरोक्विन के मैकेनिज्म में मैं आपको बताया हूं कि क्लोरोक्विन के मैकेनिज्म में ये देखिए बेटा, इसको देख लेते हैं। क्लोरोक्विन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा, जैसे मैं बनाया था वैसे ही रहेगा। यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 3 टाइम और फिर यहाँ पे N, और यहाँ पे मैं लिखा था C2H5, तो C2H5 अभी भी लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH2 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा OH। मतलब यहाँ पे जो C2H5 में लिखता तो इसका एक हाइड्रोजन हटा करके मैं यहाँ पे OH कर दिया। अब इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट काम करता है। अब जैसे हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देंगे तो सबसे पहले तो ये क्विनिन रिडक्टेज को रोकेगा। किसको रोकेगा बेटा? क्विनिन रिडक्टेज को। और फिर क्विनिन रिडक्टेज को रोकने के साथ साथ, अब जब ये क्विनिन रिडक्टेज को रोक देगा तो सैलिक एसिड नहीं बनेगा। जब सैलिक एसिड नहीं बनेगा तो जो मोनोसेकेराइड जो शुगर है ये ग्लाइकोसाइलेटेड होकर के ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं बनाएंगे, और ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं बनाएंगे तो इसके चलते ये एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर्स है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ये नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नहीं बनेगा, जब नहीं बनेगा तो इसके साथ ये स्टिक नहीं होगा। अभी एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर्स है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो है ये कहाँ एक्सप्रेस हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं LIKH से। मतलब ये लंग में पाया जाता है, ये रिसेप्टर सबसे ज्यादा लंग में पाया जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, फिर किडनी में पाया जाएगा और फिर ये हार्ट में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? हार्ट में। तो फिर एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि कोविड-19 की बात हो रही है, तो सबसे पहले सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002 में आया था बेटा, फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 में आया था, फिर कोविड-19 जो नोवल कोरोना वायरस की बात हो रही है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ये पहले ही वाला है। एक्चुअली में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का वो चेंज करता रहता है, और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है बेटा वो शिफ्ट और ड्रिफ्ट। अगर आप होमवर्क कर सकते हैं तो करिए, वायरल
वायरल शिफ्ट एंड वायरल ड्रिफ्ट। इस पर हमने पेपर भी पब्लिकेशंस किया है, वायरल शिफ्ट और वायरल ड्रिफ्ट। तो अब ये शिफ्ट और ड्रिफ्ट के चलते अपने में चेंजिंग करता रहता है, तो कई बार बेनिफिशियल होता है, कई बार पैथोजेनिक होगा, पता नहीं ये कब चेंज करेगा। इस समय वो पैथोजेनिक है, वो अब मतलब जो उसके ऊपर का प्रोटीन्स है, जो उसके ऊपर का ये स्पाइक्स है, ये अभी जो कोरोना वायरस ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, जो स्पाइक्स है ये हम लोगों के लिए मतलब अभी पैथोजेनिक है। अब ये पैथोजन क्या है, तो ये जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो 2002 में आया था, तो उसी का ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब ये कैसे स्टिक करता है हमारे बॉडी में, कैसे बाइंड करता है, तो इस बाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर चाहिए। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कहां पाया जाता है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीएज 2 में पाया जाता है। और ये कहाँ है, तो मेम्ब्रेन के साथ है। अब मेम्ब्रेन में ये कहाँ से आता है, तो ये मोनोसेक्राइड शुगर है। ये मोनोसेक्राइड शुगर कौन अवेलेबल कराता है, तो सैलिक एसिड अवेलेबल कराता है। सैलिक एसिड कौन अवेलेबल कराता है, तो जो एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, यूडीपीएन एसिटाइल जो ग्लूकोसामीन 2 एपीमरेज है, ये रिडक्टेज के प्रेजेंस में, क्यूनोन रिडक्टेज के प्रेजेंस में ये इसको अवेलेबल कराता है। और जैसे ही हम इसको क्लोरोक्विन देंगे, तो क्लोरोक्विन देने के बाद क्या होगा, ये रिडक्टेज को भी रोक देगा, और फिर यहाँ पे ये जब रिडक्टेज को भी रोक देगा, और फिर साथ में ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर है, इसको जो बाइंड करने से ये रोक देगा। हालांकि एक नया ड्रग आया है जो ट्रांसमेम्ब्रेन को ही रोक देता है। जब ये ट्रांसमेम्ब्रेन रुक जाएगा तो फिर ग्लाइकोसाइलेटेड होकर के ACE नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर्स है ये नहीं बनेगा। तो एक और भी नया ड्रग आ गया है, हालांकि ट्रायल में है, केमोस्टेट, क्या नाम है इसका, केमोस्टेट मिसाइलेट, एक नया ड्रग है जो ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीएज 2 को रोक रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे एक और भी इसके मैकेनिज्म का। तो ऐसा इसका प्रपोज्ड एक मैकेनिज्म्स है कि मतलब ये जो क्लोरोक्विन है ये प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में भी काम करता है, प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में भी काम करता है। तो वहां पे वायरस के अंदर ये जो क्लोरोक्विन जाता है, वायरस के अंदर भी क्लोरोक्विन कैसे जाता है इस पे तो बात करेंगे। जब वायरस हमारे सेल के अंदर जाता है तो सेल में जाने के बाद अपना साइकिल तो बना लेता है, अब सेल से बाहर निकलने के लिए वहां पे एसिडिक पीएच चाहिए। क्या चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए। तो एसिडिक पीएच उसको अवेलेबल नहीं करा पाता है, क्लोरोक्विन वहां पे एसिडिक उसको और पीएच को वहां पे डाउन कर मतलब बढ़ा देता है। जब बढ़ा देगा तो एसिडिक नहीं रहेगा, जब एसिडिक नहीं रहेगा तो अपना वो साइकिल पूरा करके बाहर नहीं निकल पाएगा। जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो जो नेबरिंग सेल है वो नेबरिंग सेल को इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि आज क्लोरोक्विन के मैकेनिज्म में कि क्लोरोक्विन जो है एंटी मलेरियल एक्टिविटी करेगा, हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मोडिया लेगा, प्लाज्मोडिया लेने वो ग्लोबिन लेगा, ग्लोबिन लेने के बाद से वो हीम लेगा, हीम उसके लिए टॉक्सिक है, और टॉक्सिक होने के बाद टॉक्सिक होने के साथ साथ वो उसको हीमोजोइन में नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है, जो कि क्लोरोक्विन उसको पॉलीमरेज एंजाइम को रोक देता है, और पॉलीमरेज एंजाइम जब रुक जाएगा तो फिर उसके साथ वो अलग काम करेगा। फिर इंटरकेलेशन पे देखे और फिर इसके बाद से कोविड-19 पे देखे। थैंक यू।